नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर सीरीज से 2 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। तो जो 2 अप्रैल 2024 के हमें पहले न्यूज देखने मिल रही है वो है वाईकॉम सत्याग्रह को लेकर। और वाईकॉम सत्याग्रह और सत्याग्रह जैसी बात आती है तो सब्जेक्ट याद आता है वो है हिस्ट्री। तो इसका सिलेबस हिस्ट्री में जाएगा और ये हर एग्जाम में आ सकता है आपको यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि 100 साल हो चुके हैं। ये जो वाईकॉम सत्याग्रह, इसको 100 साल हो चुके हैं। ये पहला, याद रखेगा, वाईकॉम सत्याग्रह पहला टेंपल एंट्री मूवमेंट थी। कुछ लोगों के लिए टेंपल में एंट्री जो बंद करा दी गई थी, उनके लिए टेंपल एंट्री ओपन हो जाए, मंदिर में उनको भी एंट्री मिले, इसके लिए ये मूवमेंट चलाई गई थी। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वाईकॉम एक टेंपल टाउन है जो कि त्रावणकोर में आता है। अच्छे से याद रखेगा, प्रिंसली स्टेट उस टाइम समय का त्रावणकोर जो है उसमें वाईकॉम नाम का एक टेंपल टाउन आता था। उसी के अलावा आपको ये भी बता दूं कि यहाँ एक नॉन वायलेंट एजिटेशन शुरू हुआ था, यानी गांधी जी जो मूवमेंट चलाते उस तरह का नॉन वायलेंट एजिटेशन था, यहाँ पे अहिंसक था। और ये शुरू हुआ 30 मार्च 1924 को, और ये अब 2024 में 30 मार्च 2024 को इसने 100 साल पूरे कर लिए। ये फर्स्ट अमंग द टेंपल एंट्री मूवमेंट्स है। जितने भी टेंपल एंट्री मूवमेंट्स इंडिया में चले वो उसकी शुरुआत यहाँ से, वैसे समझ लीजिए पहला इस तरह का मूवमेंट थी। उसी के साथ साथ उसके बाद मूवमेंट्स पूरे देश में चली, ये मूवमेंट भी पूरे देश में चली। तो चलिए वाईकॉम सत्याग्रह के बारे में सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, वाईकॉम सत्याग्रह के बारे में जान लेते हैं। वाईकॉम सत्याग्रह की अगर बात करें तो वाईकॉम क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। ये एक टेंपल टाउन है। वाईकॉम नाम का जो टेंपल टाउन है ये आता है त्रावणकोर में, प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर में। ये फ्यूडल, मिलिट्रिस्टिक और रूथलेस सिस्टम ऑफ कस्टम रिडम गवर्नमेंट थी यहाँ पे। यानी उस वक्त की बात है जब ये ब्रिटिश इंडिया में हुआ करते थे। उस वक्त त्रावणकोर जो ये प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, त्रावणकोर प्रिंसली स्टेट थे, यानी वहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे। और ये फ्यूडल वाला सिस्टम था, अगर देखा गया तो राजा महाराजा वाला। उसी के तला मिलिटरिस्टिक यानी वहाँ पे आर्मी के रूल चलाना, या फिर रुथलेसली सिस्टम को बनाया हुआ था। कस्टम्स उसमें बहुत ज़्यादा थे और इस कारण ये सब हम कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे दिखता था, भेदभाव वहाँ दिखता था। तो आइडिया ऑफ कास्ट पोल्यूशन जो है ये यहाँ पे थी। यानी हम ये कहेंगे कि यहाँ पे ये तो था कि हमें टच नहीं करना है कुछ लोगों को जो लोअर कास्ट है। ऐसे लोगों की मान्यता थी अपर कास्ट वालों की, बट उसी के साथ साथ लोअर कास्ट के लोगों को एंट्री भी नहीं दी जाती थी किसी भी पवित्र स्थान में, यानी प्योर प्लेसेस में। ये भी यहाँ पे कस्टम चलता था। जैसे टेंपल में, रोड में, जो मंदिर के आजू बाजू के रोड है वहां से भी उन्हें जाने नहीं दिया जाता था। इस तरह से वो लोअर कास्ट के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव चलता था। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की बात करें तो त्रावणकोर में अलग अलग सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने लगे, सोसाइटी में चेंजेस आने लगे, पॉलिटिकल चीज़ों में चेंजेस आने लगे। और उस कारण, सोशल चेंज के कारण काफ़ी सारी डिमांड आने लगी कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही है। यानी हम कहेंगे फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरीज जो है उन्होंने कन्वर्ट कर दिया बहुत सारे लार्ज सेक्शन ऑफ लोअर कास्ट को। अब पहले क्या था कि लोअर कास्ट जो लोगों को लोअर कास्ट कहा जाता था, उनको बहुत बुरा ट्रीट किया जाता था हिंदुइज्म में। इसलिए क्रिश्चियन मिशनरीज उस वक्त ब्रिटिश की जो थी, उन्होंने एक ऑफर किया कि भाई आप क्रिश्चियन बन जाइए तो आपको यहाँ पे अच्छा स्टेटस मिलेगा। तो बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिज्म में कन्वर्ट होने लगे, ठीक है, ताकि कास्ट ऑपरेशन से वो बाहर निकल सके। और दूसरा था कि महाराजा अय्यलम करके जो है, अय्यलम थिरुनाल राम वर्मा करके 1860 से 1880 के बीच में ये महाराजा थे। इनका रूल, इनके रूल के वक्त बहुत सारे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स आने लगे। इन्होंने रिफॉर्म्स को सपोर्ट करना शुरू किया। उन्होंने, जैसे हम कहेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन सबको देना शुरू किया, लोअर कास्ट को भी देना शुरू किया, जिस कारण अवेयरनेस बढ़ा। तो दो लोगों के कारण हम कहेंगे यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आने लगे। पहला था क्रिश्चियन मिशनरी और दूसरे थे महाराजा अय्यलम थिरुनाल राम वर्मा, ये था। अब रिलीजन और कस्टम जो होते हैं वो वहाँ पे तो चल ही रहे थे, फिर भी अगर देखा गया तो अब ये सब चेंजेस आ रहे थे। उसके बावजूद जो लोअर कास्ट के साथ बुरी चीज़ें हो रही थी, रिलीजन को लेके, धर्म को लेके, कस्टम को लेके, वो फिर भी चल रही थी। अब हम कहेंगे कि लोअर कास्ट जो होते हैं उनको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती थी। जैसे एजवास करके वहाँ पे लोअर कास्ट हुआ करती थी, वो एक मोस्ट एजुकेटेड करके हम कहेंगे कि एक तरह से जाने गए, एमर्ज हुए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम महाराजा ने पहुँचाया था। उसके बावजूद लोअर कास्ट थे उनको अनटचेबल ही ट्रीट किया जा रहा था। तो ये एक अनटचेबल कम्युनिटी थी, जबकि वो मोस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी बन चुकी थी उस टाइम के एजवास जो थे वो। यानी लोअर कास्ट लोग हम कहेंगे कि इंटेलेक्चुअल चीज़ों में भी अगर आगे बढ़ भी गए तो भी हम कहेंगे कि उनको अनटचेबल की तरह ट्रीट किया
जाता था तो स्मॉल एजवा एलिट जो होती है उन्होंने वो इमर्ज होना शुरू किया। अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिए और वो एलिट क्लास उसमें ऊपर आने लगी। तो इसमें क्या हुआ कि रिचुअल डिस्क्रिमिनेशन जो है, ओवरलोड मटेरियल जो एजुकेशनल प्रोग्रेस जो है वो वहाँ पे होने, वो उन्होंने ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाना शुरू किया, यानी ऐसी चीज़ों के खिलाफ बोलना शुरू किया कि भाई ऐसा हमारे साथ क्यों अन्याय करते हो, ऐसा क्यों डिस्क्रिमिनेशन करते हो। तो और दूसरी बात थी कि टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती थी, तो टेम्पल एंट्री का जो इशू था उसको सबसे पहले रेज किया था एजवा के जो लीडर थे टी.के. माधवन। उन्होंने टी.के. माधवन ने 1972 में ये इशू उठाया था कि हमें टेम्पल में एंट्री क्यों नहीं दी जाती है। उन्होंने देश भीमानी करके जो उनका न्यूज़पेपर था उसमें एडिटोरियल लिखा था कि हमें टेम्पल में एंट्री क्यों नहीं देते हैं। सो ये हम कहेंगे कि ये चीज़ें चली और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होती है वो भी पिक्चर में आने लगी। इस कारण पूरा डायनामिक्स बदलने लगा क्योंकि एक बहुत बड़े पार्टी से इन्हें सपोर्ट मिलने लगा। माधवन जो थे वो गांधी जी से मिले 1921 में, तो गांधी जी ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया और गांधी जी तो उस वक्त नेशनल लीडर थे ही। तो महात्मा गांधी का सपोर्ट मिलने के कारण मास एजिटेशन शुरू हो गया टेम्पल एंट्री के लिए। तो बहुत बड़े मास लेवल पे यानी जन आंदोलन शुरू हो गया क्योंकि गांधी जी का वहाँ सपोर्ट मिलने लगा। 1923 का जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि काकीनाडा में चला, वहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास किया गया केरला प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ने, और उन्होंने ये कहा कि ये जो अनटचेबिलिटी जो चीज़ें हैं वो हम की इशू यहाँ पे उठाएंगे। यानी हम कहेंगे कि ये जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाना शुरू करेंगे, ऐसे केरला के कांग्रेस कमेटी ने भी डिसाइड किया। तो दिस वाज फॉलोड बाय मैसिव पब्लिक मैसेजिंग कैंपेन, है ना। तो उसके बाद कैंपेन शुरू हो गया। कैंपेन शुरू होने के बाद ये जो मूवमेंट थी, ये मूवमेंट टू ओपन हिंदू टेम्पल्स जो चल रही थी कि भाई हिंदू टेम्पल सबके लिए खोल दिए जाए, पब्लिक रोड सबके लिए खोल दिए जाए। जो लोगों को अवर्ण कहते हैं, 4 वर्ण में जो कहीं नहीं बैठते हैं एज पर हिंदुइज्म, ऐसा जो लोगों ने कहा था, उन लोगों के लिए भी रास्ते और मंदिर को खोल दिया जाए, ऐसी चीज़ें चली। वाईकॉम जो होता है, हम कहेंगे वहाँ पे एक शिवा टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है, इसको चूज़ किया गया एज ए लोकेशन जहाँ से पहला सत्याग्रह चलाया जाएगा और वाईकॉम से बहुत जोर से सत्याग्रह चलाया गया। माधवन और बाकी लीडर्स जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया। इनिशियली उन्होंने फोकस किया कि भाई हम 4 रोड्स को खोलेंगे जो मंदिर के आजू बाजू है। हमें सबसे पहले ये 4 रोड पे काम करना होगा। जो टेम्पल था उसको घेर के जो रोड हुआ करते थे, ये रोड्स के से चलने की सबसे पहले हमें परमिशन लेनी पड़ी, यानी परमिशन नहीं बट ये चीज़ों में चेंजेस लाने पड़ेंगे कि ये रोड जो होते हैं वो सबके लिए खुल जाए, नॉट द टेम्पल इटसेल्फ, टू अवेयरनेस। दे आर प्रॉम्प्टली स्टॉप्ड एंड अरेस्टेड। जब ये हुआ तो जो लोग थे उन्होंने चलना शुरू किया क्योंकि सत्याग्रह था। जो अवर्ण लोग कहा जाते थे वो लोग इस रोड से चलने लगे, उनको रोक दिया गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। नेक्स्ट मॉर्निंग और 3 लोग जो थे वो एंटर हो गए इस रोड पे और उनको भी उन्होंने भी अरेस्ट करा लिया खुद को। उन्होंने बोला कि ठीक है हमें भी अरेस्ट कर लो। ये हर दिन चलते रहा, कोई ना कोई जाते रहा उसको अरेस्ट करते रहे, कोई ना कोई जाते रहा उनको अरेस्ट कर ले, अनटिल द पुलिस स्टॉप मेकिंग अरेस्ट। हमें ये करना ही होगा। तो हम कहेंगे पुलिस जो होंगे वो अरेस्ट करना बंद कर देंगे और बैरिकेडेड द होल एरिया इंस्टीड। तो फिर पुलिस वहाँ पे पूरे एरिया में ही बैरिकेड लगा देंगे। तब तक हमें ये करते ही रहना है जब तक वो रोड पे बाकी लोग जा सक रहे हैं, हम भी वहाँ पे जाना शुरू करेंगे। इस तरह का ये सत्याग्रह था। और तब से हम कहेंगे फ्रॉम देन थ्रू सितंबर प्रोटेस्टर्स जो थे वो बैरिकेड्स, पुलिस ने तो बैरिकेड्स बाद में लगा दिए, फिर वो बैरिकेड्स के सामने जाके बैठने लगे, वहाँ पे फास्टिंग करने लगे। उन्होंने बोला कि हम कुछ खाएंगे नहीं। वो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाने लगे। लीडर जैसे कि पेरियार, सी राजगोपालाचारी, ये वाईकॉम में आए, उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया। ये लीडर्स जो ये जो प्रोटेस्टर्स थे उन लोगों को भी सपोर्ट किया, उनको लीड किया इन लोगों ने। एट द सेम टाइम काउंटर एजिटेशन भी चलने लगे। इन लोगों के खिलाफ जो बोल रहे थे कि हमें टेम्पल में एंट्री देना शुरू करना चाहिए, उनके खिलाफ भी कुछ लोग और भी मूवमेंट चलाने लगे। उन्होंने बोला कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। और मार्च 1925 में गांधी जी जो थे, ही वॉज फाइनली एबल टू आयरन आउट अ कॉम्प्रोमाइज, और गांधी जी ने एक कॉम्प्रोमाइज लाया। उन्होंने ये कहा 3 आउट ऑफ 4 रोड्स जो है जो टेम्पल को सराउंड कर रहे हैं वो सबके लिए खोल दिए जाए, बट जो चौथा रोड है जो ईस्टर्न रोड में है उसको ब्राह्मण्स के लिए रिजर्व रखो। गांधी जी ने कहा कि चलो आपकी भी नहीं आपकी भी नहीं, दोनों का चलाते, 3 रोड सबके लिए खोलो और 1 रोड ब्राह्मण के लिए रखो। और इस चीज़ को फाइनली इंप्लीमेंट कर दिया गया नवंबर 1925 में, जब गवर्नमेंट ने कंप्लीट यानी हम ये सब चीज़ें जब हुई तो ये सबके लिए खोल दिया गया। तो रोड दैट कुड बी यूज्ड बाय द लोअर कास्ट विदाउट पोल्यूटिंग द टेम्पल, ऐसा वहाँ पे कहा गया कि ठीक है ये रोड जो है बाकी रोड वो यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट सत्याग्रही जो थे वाज रिकॉल्ड फ्रॉम वाईकॉम ऑन नवंबर 23, 1925। तो उनको वापस बुला लिया गया कि भाई आप आ जाओ। तो इस तरह से ये चीज़ें चलने लगी। ये चीज़ें चलने के बाद यहाँ पे अब रास्ते तो खुल चुके थे, रास्ते तो ओपन हो चुके थे। वाईकॉम सत्याग्रह जो है ये एक रिमार्केबल मूवमेंट कहलाई।
यहाँ पे हम कहेंगे कि ये लगभग 600 दिन तक चली और पुलिस ने मारा, सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा उसको हम कहेंगे कि क्रिटिसाइज किया, पुलिस ने भी मारा, उसके बावजूद भी ये चलती रही। वन ऑफ द वर्स्ट फ्लड्स इन द टाउन हिस्ट्री 1924, तो बहुत बुरी चीज़ें उस वक्त देखी गई थी इस टाउन में वाइकॉम सत्याग्रह में। फाइनल कॉम्प्रोमाइज जो था उसको बहुत लोगों ने डिसअपॉइंट किया। फेमसली जो पेरियार थे, हु हैड विजन अ फार मोर स्पेक्टेकुलर आउटकम, वो जो चीज़ें थी थे कि भाई ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी रोड सबके लिए होने चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं गांधी जी के साथ इस पर डिस्कशन करने लगे और इसको आगे बढ़ाने की भी फिर सोचा गया कि चलो भाई हम इन चीज़ों के लिए और आगे लड़ेंगे। नवंबर 1936 में जो महाराजा थे त्रावणकोर को, उन्होंने एक टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन साइन कर लिया। आखिरकार उन्होंने कहा कि इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं और आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपके लिए टेम्पल भी खोल दिए जाएंगे। क्योंकि पहले क्या था कि रोड ही ओपन किए थे और रोड ओपन किए थे, टेम्पल ओपन नहीं किया था। बट अब जब ये सोचा जा रहा था कि भाई देखो कि ऐसा अगर आप टेम्पल एंट्री शुरू नहीं कराओगे तो हम और आगे सत्याग्रह चलाते रहेंगे, इसलिए फिर महाराजा ऑफ त्रावणकोर ने अच्छा सोचा था कि भाई सबको ही एंट्री मिलनी चाहिए। उन्होंने रिमूव कर दिया एज ओल्ड बैन टेम्पल एंट्री पे जो लगाया गया था। जो छोटे कास्ट के लोग पहले कहे जाते थे, उनके लो कास्ट के जो लोग कहे जाते थे उनके। दिस अलॉन्ग विद डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गांधीयन मेथड्स, सिविल डिसोबीडियंस इफेक्टिव टूल दिखा प्रोटेस्ट का। सिविल डिसोबीडियंस जिसमें किसी ने हिंसा नहीं की, लोग जाके बैठते थे, उनको मारते थे पुलिस वाले, फिर भी वो सहन कर लेते थे। इस तरह का प्रोटेस्ट चला और यहाँ पे ग्रेट सक्सेस मिला। इसको कहा जाता है वाइकॉम सत्याग्रह, जिसमें टेम्पल एंट्री शुरू हो गई आखिरकार। और ये जो वाइकॉम सत्याग्रह था इसको 100 साल हो चुके हैं और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था द इंडियन एक्सप्रेस। चलिए अब दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी न्यूज है स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022। GS3 का यहाँ पे सिलेबस में जाता है। एनवायरमेंट में यहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो थे उन्होंने एक रिपोर्ट लाई है स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 को लेके। अगर देखा गया तो ये जो सर्वे इसमें 20 राज्य को कवर किया गया इंडिया को, और यहाँ फोकस किया गया 70% ऑफ एनिमल्स को। एक्सपेक्टेड हैबिटेट उनका जो है एनिमल्स एक्सपेक्टेड हैबिटेट, यानी हम कहेंगे कि 20 राज्य में लेपर्ड का सर्वे किया गया था और 70% एरिया कवर हुआ है जहाँ पे एनिमल रहता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा वहाँ पे हमें पता चलता है। तो बैकग्राउंड जो है उसमें ये देखा जाता है कि 5th साइकिल जो है लेपर्ड जो एस्टिमेशन है इसको कहीं ना कहीं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इन्होंने कहीं ना कहीं इसे पूरा किया है और इन कोलैबोरेशन विद स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके यहाँ पे ये जो एक तरह से सर्वे है ये किया गया, ये फिफ्थ साइकिल है। तो इस पे अगर हम चलते हैं तो ये की हाइलाइट्स देख लेते हैं। रिपोर्ट जो आई है स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 उस पे यहाँ पे कहा गया कि इंडिया की जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है वो 8% बढ़ी है, जो कि पहले 12,852 थी 2018 में और वो बढ़ के 13,874 हुई है 2022 में। 65% जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है वो प्रेजेंट है आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कि शिवालिक में। तो प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है वहाँ पे भी पॉपुलेशन हम कहेंगे कि रहती है लेपर्ड की। प्रोटेक्टेड एरिया जो होते हैं उसको नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस तरह के कुछ एक हम कहेंगे प्रोटेक्टेड बनाया जाता है और उसका फिर ख्याल रखा जाता है। बट आउटसाइड दिस प्रोटेक्टेड एरिया भी कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि 65% लेपर्ड की पॉपुलेशन बाहर रहती है। तो ओनली अबाउट थर्ड ऑफ लेपर्ड आर विद इन प्रोटेक्टेड एरिया। आप सोच रहे हैं कि 1/3 लेपर्ड ही जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया में, ऐसा पता चल रहा है। तो सेंट्रल इंडिया जो है वहाँ पे स्टेबल और स्लाइटली ग्रोइंग पॉपुलेशन लेपर्ड की देखी गई। 2018 में 8,071 थे, 8,071। 2022 में 88,020 हुए। शिवालिक हिल्स और गंगेटिक प्लेन्स में डिक्लाइन हुआ है। 2018 में 1,253 थे और 2022 में 1,109 हुए। शिवालिक हिल्स और गंगेटिक प्लेन्स जो है उसमें 3.4% डिक्लाइन देखने मिल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। पर एनम यानी हर साल 3.4% पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। लार्जेस्ट ग्रोथ जो देखने मिली है सेंट्रल इंडिया में और ईस्टर्न घाट में, और ये ग्रोथ जो हुई है लेपर्ड की ये है 1.5%। मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स है, ऐसा कहा जाता है 3,907। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर कर्नाटक और उसके बाद तमिलनाडु। ओडिशा की बात करें तो लेपर्ड का जो नंबर था ये गिरते हुए दिख रहा है। 760 लेपर्ड्स हुआ करते थे 2018 में, वो 562 पे आ गया है 2022 में। उत्तराखंड में देखा गया तो पॉपुलेशन गिरी है। 839 लेपर्ड्स थे 2018 में, 652 हो चुके हैं 2022 में। केरला, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा यहाँ पे भी पॉपुलेशन कम होते हुए दिख रही है लेपर्ड्स की। सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट की बात करें तो सबसे
ज़्यादा लेपर्ड की पॉपुलेशन आपको इन्हीं जगह पे देखने मिलती है, और ये इसीलिए बढ़ी है क्योंकि प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए गए, उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे काम किए गए हैं। टाइगर कंजर्वेशन के चलते लेपर्ड का भी कंजर्वेशन किया गया है। उसके बाद जो रिपोर्ट होती है उसमें ये भी लिखा है कि लेपर्ड डेंसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स में देखने मिल रही है। प्रोटेक्टेड एरियाज से ज़्यादा आपको हम कहेंगे कि ये टाइगर रिजर्व में देखने मिले, जो एरिया टाइगर के लिए रिजर्व किया गया है उसमें। तो हम यही कहेंगे कि रेगुलेटरी प्रेशर एक्सर्ट किया गया है टाइगर ऑन लेपर्ड, फिर भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिलती है लेपर्ड के अच्छे से पॉपुलेशन। कॉमन थ्रेड्स जो है लेपर्ड को क्यों संख्या कम हो रही है वो है पोचिंग ऑफ प्रे फॉर बुशमीट। हम कहेंगे कि इनका शिकार किया जाता है मीट के लिए, और उसके अलावा टारगेटेड पोचिंग फॉर टाइगर एंड लेपर्ड स्किन के लिए किया जाता है, उनके बॉडी पार्ट्स के लिए किया जाता है। कभी कभी उनके जंगल काट दिए जाते हैं जिस कारण उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है, घर खत्म हो जाता है, माइनिंग के लिए या फिर अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए जैसे कि एग्रीकल्चर और ये सब चीज़ों के लिए भी ये सब करते हुए दिखते हैं। ओडिशा में देखा गया तो 59 लेपर्ड स्किन जो होती है वो सीज की गई थी वाइल्ड लाइफ स्मगलर्स से 2018 और 2023 के बीच में। एडिशनली आप देखोगे तो रोड एक्सीडेंट्स के कारण भी लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है वो कम होते हुए दिख रही है। तो इस तरह से ये लेपर्ड के ऊपर एक रिपोर्ट आई है जो कि हमें जिसमें नंबर्स कुछ अच्छे भी दिख रहे हैं और कुछ बुरे भी दिख रहे हैं। और ये जो करंट अफेयर था, ये जो न्यूज़ थी, इसका सोर्स था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज PIB। उसके बाद जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है अफार ट्रायंगल को लेकर। अब अफार ट्रायंगल क्या होता है ये भी हम देखते हैं, बट इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट में, और दूसरा आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन ज्योग्राफी में। तो ये दो जगह पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। जो जियोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिस्ट जो होते हैं जो स्टडी करते हैं अर्थ के, उन्हें जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो रिफ्ट है जो कि अफार ट्रायंगल में देखने मिल रही है, इसके कारण आपको नया ओशन बनते हुए दिख सकता है। 5 से 10 मिलियन ईयर्स में नया ओशन बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 प्लेट्स है, एक न्यूबियन टेक्टोनिक प्लेट और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट है। अब ये जो प्लेट्स है ये कहीं ना कहीं दूर जा रही है, जैसे ये प्लेट दूर जाएगी और ये जो गैप होगी ये बढ़ते जाएगी, और ये गैप बढ़ते बढ़ते यहाँ पे एक ओशन बन जाएगा। ये अफार ट्रायंगल जो है यहाँ पे एक ओशन बन जाएगा ये गैप बढ़ने के कारण, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ जो होती है कुछ प्लेट्स में बटी हुई प्लेट्स जो ये मूव करते जाती है, तो ये प्लेट्स अगर एक दूसरे से दूर जाएगी तो यहाँ पे एक ओशन बनेगा। जैसे आप देखोगे कि जैसे हिमालय में 2 प्लेट्स आके टकराई, इस कारण रीजन ऊपर आया है तो हिमालय बन गया। यहाँ पे पहले समुद्र हुआ करता था जहाँ पे हिमालय है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है आज के डेट में जहाँ हिमालय है वहाँ पे कौन सा सी हुआ करता था एक टाइम पे। अब एक चीज याद रखिए, अगर ये 2 प्लेट्स जो है ये पास आई इसलिए एरिया ऊपर आया, बट अगर ये दोनों प्लेट्स दूर जाती है तो क्या होगा कि बीच में इस तरह से गैप बनती जाएगी और इस गैप में पानी आके भरेगा और ये बन जाएगा एक नया ओशन, ऐसा जियोलॉजिस्ट का कहना है। तो चलिए अब देखते हैं इस सब चीजों के बारे में। यहाँ पे अगर देखा गया तो बैकग्राउंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, ये जो रिफ्ट होती है ये कंटिन्यू होगी, वाइडन होना यानी ये बढ़ती जाएगी और इसमें पानी भरते जाएगा, सी वाटर भर जाएगा और भरते भरते वाटर एक नया ओशन बन जाएगा। ये जो प्रोसेस होती है इसको मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, हम इसे नहीं देख पाएंगे, बट अगर देखा गया तो करंट जोग्राफिक जियोलॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर यह पता चल रहा है कि ऐसा होने वाला है। इसका फैसिनेटिंग एग्जाम्पल देखा गया तो अपना जो प्लानट है वो किस तरह से कॉन्स्टेंटली चेंज हुआ है और आप देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग इवोल्यूशन उसमें हुए हैं। तो ये भी हो सकता है नया सी बन जाएगा। हिमालय भी तो आखिरकार पहले नहीं था, वो बन गया। इंडिया जो है वो आज अफ्रीका के बाजू में जो मेडागास्कर दिखता है वहां पे पहले इंडिया था, इंडिया का नीचे का पोर्शन था, वो ऊपर के प्लेट पे जाकर टकराया तब हिमालय बना। तो इंडिया देखिए कहां से कहां पहुंच गया, तो फिर ये तो बिल्कुल बन सकता है। तो अफार ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। अफार ट्रायंगल जो होता है इसको अफार डिप्रेशन भी कहा जाता है। ये एक जियोलॉजिकल डिप्रेशन है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको अफ्रीका में देखने मिलता है। अफार ट्रायंगल जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अफ्रीका के, और ये मोस्ट जियोलॉजिकल एक्टिव रीजन है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे बहुत सारी मूवमेंट्स होते रहती है अर्थ की। तो हम कहेंगे कि इट्स हियर दैट अरेबियन, न्यूबियन और सोमाली 3 टेक्टोनिक प्लेट जो है वो मूव हो रही है एक दूसरे से दूर। ये मूवमेंट के कारण रिफ्ट सिस्टम बनते जा रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो हो रहा है वो स्प्लिट हो जाएगा और उस जगह पे फिर आ जाएगा क्या, तो वहां पे आ जाएगा पानी। ये प्लेट भी इधर जाएगी, ये प्लेट भी इधर जाएगी, ये प्लेट भी इधर जाएगी, तीनों प्लेट दूर जाते जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे पानी बनेगा बिल्कुल। तो ये चीजें यहाँ पे होती हुई दिख रही है। जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट में अगर देखा गया तो अफार ट्रायंगल जो होता है इज कॉज्ड बाय अफार ट्रिपल जंक्शन। 3 जंक्शन आपको देखने मिल रहे हैं और ये ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट है ईस्ट अफ्रीका में। आपने अभी देखा 3 जंक्शन। इट ओवरलैप्स द बॉर्डर्स ऑफ, अब बॉर्डर्स देखिए कौन कौन सी है, एरिट्रिया, जिबोटी,
उसी के अलावा अफार रीजन जो है वो इथियोपिया का वो, ये जो रीजन होता है वहाँ पे आप देखोगे तो यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स देखने मिलते हैं। जैसे वहाँ पे जो फॉसिल के स्पेसिमेन देखने मिल रहे हैं वो अर्लीस्ट होमिनिड्स है, यानी हम देख रहे हैं कि अर्लीस्ट जो ह्यूमन बींग्स है उनके भी वहाँ पे फॉसिल देखने मिलते हैं आज भी, अर्लीस्ट मेंबर ऑफ ह्यूमन क्लैड के। तो पैलियोंटोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने ये कहा कि ह्यूमन इवोल्यूशन जो होगा वो यहीं से हुआ है, पहले ह्यूमन इन्हीं एरियाज में आया था, उसके बाद इधर उधर गया। तो जियोलॉजिकल हाईलाइट, जियोग्राफिकल हाईलाइट्स देखें तो अफार ट्रायंगल जो होता है वहाँ पे लेक असल भी है जिबोटी में। ये अच्छे से याद रखना है, ये सब चीज़ें, इस पर क्वेश्चन आते हैं लेक असल कहाँ पे है। और ये लोएस्ट पॉइंट है अफ्रीका में, ये भी याद रखिएगा, ये सबसे नीचे 155 मीटर्स बिलो सी लेवल है। ये अवाश रिवर जो है ये भी इस रीजन से बहती है और यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा फ्लोरा और फौना भी बना हुआ है। कुछ नोमैडिक अफार लोग भी यहाँ पे रहते हैं दानाकिल डेजर्ट में, तो आप ये सब भी चीज़ें याद रख सकते हैं। नॉर्दर्न पार्ट जो है अफार डिप्रेशन का उसको दानाकिल डिप्रेशन कहा जाता है, ये भी याद रखना, अफार डिप्रेशन के ऊपर का पार्ट। एरिया में काफ़ी एक्सट्रीम हीट होती है, काफ़ी गर्मी होती है, सूखा पड़ता है और एयर सर्कुलेशन भी बहुत कम होता है, यानी ड्रॉट होती है, हीट होती है और एयर सर्कुलेशन भी कम होता है, इसलिए ये वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ ईयर राउंड है। तो हम कहेंगे कि अर्थ के ऊपर जितनी भी हॉटेस्ट प्लेस है उसमें से ये भी एक हॉटेस्ट प्लेस कही जाती है, अफार जो रीजन है वो। तो अफार जो हम कहेंगे कि ट्रायंगल है, ये न्यूज़ में और आपको पता चल गया कि यहाँ क्या होने वाला है, तो यहाँ पे ओशन बनेगा कुछ नहीं कई सालों बाद। तो ये इसका जो सोर्स था इस करंट अफेयर का ये था टाइम्स ऑफ इंडिया। अब एक न्यूज़ आते हुए दिखी है जो कि बहुत अजीब सी बात हमें देखने मिल रही है, वो है एक बीमारी जिसका नाम है हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम जो होता है ये करंट इवेंट्स में आपको जाते मिलता है, डिजीजेस में क्वेश्चन आ सकता है, साइंस में क्वेश्चन आ सकता है, इन सब जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब हुआ क्या है, रशिया ने डिसमिस कर दिया एक जॉइंट मीडिया इन्वेस्टिगेशन को। एक जॉइंट मीडिया इन्वेस्टिगेशन चल रहा था कि भाई ये हवाना सिंड्रोम हुआ कैसे, तो रशिया ने कहा कि हम ये नहीं होने देंगे। इसने ये जॉइंट मीडिया इन्वेस्टिगेशन को कुछ एविडेंस मिले कि रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस जो होती है, इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल है कि मिस्टीरियस हेल्थ कंडीशन जिसको हवाना सिंड्रोम कहा जाता है वो हुआ है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा कहा जाए। तो किसको हुआ है ये हवाना सिंड्रोम, ये यूएस डिप्लोमैट्स जो है उनको हुआ है, जो भी स्पाइस घूम रहे वर्ल्ड में उनको हुआ है, और इन सबको होने के पीछे रशिया के मिलिट्री इंटेलिजेंस का हाथ है, ऐसा इस इन्वेस्टिगेशन में कहा गया था। रशिया ने इन चीज़ों को डिसमिस कर दिया। हवाना सिंड्रोम जो होता है ये एक सिम्टम होते हैं जैसे कि सच एज हियरिंग सर्टेन साउंड्स विदाउट एनी आउटसाइड नॉइस, बाहर का नॉइस ना आते आपको कुछ ही आवाज़ें आती हैं। नौसिया इसमें होता है, वर्टिगो इसमें होता है, हेडेक होता है, उसके अलावा मेमोरी लॉस हो जाती है और काफ़ी बैलेंस इश्यूज भी आपको देखने मिलते हैं। ये काफ़ी खतरनाक सिंड्रोम देखा जाता है। तो अगर आपको नहीं पता होगा कि नौसिया क्या होता है तो आपको ये बता दूं कि नौसिया जो होता है इसमें जो पेट होता है उसमें अजीब सा लगने लगता है और वॉमिटिंग की तरह फील होता है, उल्टी होगी ऐसा लगता है। उसके अलावा वर्टिगो क्या होगा ये नहीं पता होगा तो ये भी बता देता हूँ, इसमें एक सेंसेशन होता है कि आप घूम रहे हो, आप मूव हो रहे हो, स्पिन हो रहे हो, इस तरह की एक फीलिंग होती है। इसको डिजीनेस भी कहा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती है कि आप मूव हो रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें मोशन में चल रही है। हेडेक और मेमोरी लॉस तो आपको पता ही है। तो अब हवाना सिंड्रोम के बारे में जान लेते हैं। हवाना सिंड्रोम जो होता है इसको मेंटल हेल्थ सिम्टम्स भी देखने मिलते हैं। तो हवाना सिंड्रोम मेनली मेंटल हेल्थ सिम्टम्स से रिलेटेड है। यहाँ पे मेंटल यानी आपके दिमागी तौर से आपकी हालत ख़राब होती है जो भी व्यक्ति को ये होता है। तो ये एक्सपीरियंस किया गया यूनाइटेड स्टेट इंटेलिजेंस को और एम्बेसी ऑफिसर्स को जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं। जनरली जो वर्ड होता है सिंड्रोम उसका मीनिंग होता है कुछ सिम्टम्स। तो आप जो भी व्यक्ति को ये होता है उसके अंदर कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। डज नॉट मीन अ यूनिक मेडिकल कंडीशन, है ना। तो ये कोई बीमारी नहीं है, बीमारी से ज़्यादा ये सिंड्रोम यानी एक सिम्टम्स है जो कि एक्सपीरियंस करते हैं लोग। ठीक है, तो ये कंफर्म करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि ये आया कहाँ से। हवाना सिंड्रोम जो होता है उसमें सिम्टम्स होते हैं जैसे मैंने बताया कि कुछ आवाज़ें आती है विदाउट आउटसाइड नॉइज़, नौसिया होता है, वर्टिगो होता है, हेडेक होते हैं, मेमोरी लॉस और बैलेंस इश्यूज़ होते हैं। तो नेम के कारण जैसे आपको पता चल रहा है कि इसके जो रूट है हवाना बोला तो क्यूबा में है। क्यूबा में आपको यहाँ से ये आया होगा ऐसा पता चलता है लेट 2016 में, यानी हम कहेंगे दिस वाज अबाउट अ ईयर आफ्टर यूएस ओपनड इट्स एम्बेसी इन द कैपिटल कंट्री, है ना। यूएस ने अपनी एम्बेसी खोली कैपिटल कंट्री ऑफ हवाना, सिटी ऑफ हवाना में, और आफ्टर टाइज बिटवीन हम कहेंगे क्यूबा एंड यूएसए, तो हम कहेंगे 2015 तक ये सब चीज़ें चली और उसके बाद ये सब चीज़ें होने लगी। तो तब से ही आया होगा ऐसा कहा जाता है। कुछ यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल और मेंबर ये कह रहे हैं
कि स्टाफ के ये कह रहे हैं कि एम्बेसी जो होगी बिगन एक्सपीरियंसेस सडन बर्स्ट ऑफ प्रेशर इन देयर ब्रेन, है ना। तो एकदम से प्रेशर आने लगा है ब्रेन पे, उन लोगों के हेडेक आने लगा और कहीं ना कहीं डिसओरिएंटेशन और इंसोम्निया की फीलिंग आ रही है, यानी नींद ना आना और ये सब हो रहा है। तो क्यूबन इंसिडेंट जो है जिसमें अमेरिकन इंटेलिजेंस और फॉरेन अफेयर्स ऑफिशियल जो होते हैं उनको अलग अलग देशों में पोस्ट किया गया था, वहाँ पे ये सिंड्रोम देखने मिला है, उसके सिम्टम्स देखने मिले हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो इन्वेस्टिगेशन जो है ये किस तरह से और ये क्या कह रहा है एक्चुअली। अब आप तो देख रहे हैं कि क्यूबा से आया होगा, तो इन्वेस्टिगेशन क्लेम कर रहा है कि मेंबर ऑफ रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है, जिस यूनिट को 29155 कहा जाता है, उन्होंने ही ब्रेन्स जो है यूएस ऑफिशियल के उसको टारगेट किया होगा। तो कुछ डायरेक्टेड एनर्जी यानी वेपन्स के थ्रू ये किया गया होगा। 29155 यूनिट जो होता है ये ऑपरेशनल है मोर देन डिकेड से, यानी 10 साल से ज़्यादा का टाइम है कि ऑपरेशनल है। तो प्रीवियसली इन पे कुछ एक्यूजेशंस थे, इन पे कुछ चार्जेस थे कि वो फॉरेन असैसिनेशन जो हो रहा है वो भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को मार रहे, सबवर्जन हो गया या सबोटेज के भी उनके ऊपर केसेस बताई जा रही है। तो ये हवाना सिंड्रोम जो होता है ये हुआ क्या, इसके कॉजेस क्या है। तो साइंटिस्ट जो है यूएस के, उन्होंने एग्जामिनेशन किया विक्टिम्स को और उन्होंने सजेस्ट करना शुरू किया कि ये कहीं ना कहीं जो माइक्रोवेव्स है उस कारण हुआ होगा, हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स जिसने डैमेज कर दिया उनके नर्वस सिस्टम को। तो ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी प्रेशर बिल्ट हुआ होगा इनसाइड ब्रेन और इस कारण ये ब्रेन को फीलिंग आ रही है इस तरह की चीज़ों की। तो ग्रेटर एक्सपोजर अगर आपका किसी का होता है हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स में, तो उस कारण बॉडी की जो सेंसेस होती है उसको इफेक्ट करना वो शुरू कर देता है और उसी के साथ साथ मेमोरी भी इम्पैक्ट हो जाती है, उस कारण परमानेंट ब्रेन डिजीज या फिर डैमेज भी हो जाता है। तो लो लेवल ऑफ माइक्रोवेव्स जो होते हैं जो एमिट होते हैं मोबाइल से, ये भी माइक्रोवेव्स जो है ये तो मोबाइल से भी निकलते हैं बट वो लो लेवल के होते हैं, तो ये इससे नहीं होगा, ये ऐसा भी कहा जाता है। बट हाई लेवल के जो माइक्रोवेव्स होते हैं उससे ये होते हुए दिखता है। तो इस तरह से हवाना सिंड्रोम न्यूज़ में रहा और इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं और वो है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 को लेकर, जिसको रेरा भी कहा जाता है, रेरा 2016। तो इसका सिलेबस जाता है पॉलिटी में जाता है। तो हमें ये पता चलता है कि रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016 का जो है जिसे रेरा कहा जाता है, इसको पार्लियामेंट ने पास किया था आज से 8 साल पहले। करंटली इसको रिव्यू कर रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये स्टेट को लेके है, हाउसिंग को लेके है, प्रॉपर्टी को लेके है। तो ये मिनिस्ट्री उसे रिव्यू कर रही है क्या उसमें कोई चेंजेस करने चाहिए या फिर उसमें कुछ करना चाहिए या नहीं। तो बैकग्राउंड यही है कि रिव्यू जो कर रहे हैं उसमें सीनियर ऑफिशियल्स जो होते हैं उन्होंने इनिशिएट किया है, रेगुलर मीटिंग्स ली जा रही है, जो लोग घर खरीद रहे हैं उनके साथ, और फीडबैक लिया जा रहा है कि ये एक्ट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। ये मीटिंग्स का एम यही है कि ट्रांसपेरेंसी हो, हर चीज़ बराबर चले, अकाउंटेबिलिटी हो, क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सब चीज़ें पता चले, जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इजीली मिले और उनके जो भी कंप्लेंट्स है लोगों के ग्रीवेंस वो भी अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो ये सब के अभी कोशिशें चल रही है, ऐसा देखने मिल रहा है। तो रेरा के बारे में पढ़ लेते हैं। रेरा जो है ये 2016 का एक्ट है और ये एक लेजिस्लेशन है जो इंडियन पार्लियामेंट ने कहीं ना कहीं पास किया था ताकि वो रेगुलेट और प्रमोट कर सके रियल एस्टेट सेक्टर को देश में। तो रियल एस्टेट के सेक्टर के लिए ये लाया गया था। पर्पस एंड एस्टेब्लिशमेंट यही है कि जो होम बायर है, जो लोग घर खरीद रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन मिले, ट्रांसपेरेंसी रहे और कुछ ना कुछ एफिशिएंसी रहे, रियल एस्टेट के जो ट्रांजैक्शंस है वो सब ठीक से चलते रहे। तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट अथॉरिटी जो है रेरा वो हर स्टेट में होती है और ये सर्व करती है एडजुडिकेटिंग बॉडी यानी कि कुछ फैसले सुनाती है जो भी डिस्प्यूट चल रहे प्रॉपर्टी लेके उसके ऊपर, प्रॉपर्टी को लेके उसके ऊपर, यानी वही है कि क्विक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यहाँ से चलता है। और एडजुडिकेटिंग बॉडी यानी ये फैसले सुनाने वाली एक बॉडी है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो रेरा जो होता है वो उन प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई होता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम कहेंगे, और वो कुछ क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। प्लॉट की साइज अगर 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो ये अप्लाई होता है। प्रोजेक्ट जो है वो 8 अपार्टमेंट या उससे ज़्यादा वाला है, जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है उस पर भी ये अप्लाई होता है। अब ये रेरा के कुछ सैलेंट फीचर्स देख लेते हैं। सैलेंट फीचर्स की बात करें तो यहाँ सबसे पहले मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। जितने भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इस क्राइटेरिया के अंडर, उन्हें रेरा के साथ रजिस्टर करना होगा, नहीं किया तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। दूसरा, जो भी प्रॉब्लम्स जाएंगे उसको फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन किया जाएगा। रेरा ने एक एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसमें एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है जो डिस्प्यूट को एफिशिएंटली सॉल्व कर रहे हैं। एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी जो भी नीचे के अथॉरिटीज़ ने सुनाए हुए फैसले हैं उस फैसले को आप ऊपर चैलेंज कर सकते हो, आप उसकी अपील कर सकते हो, ये भी बनाया गया। कंसेंट ऑफ फॉर ट्रांसफर, तो कंसेंट यानी परमिशन ली जाती है अगर प्रमोटर जो होता है वो चाहता है कि वो अपने राइट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर करे थर्ड पार्टी को, कि भाई देख कि मैं तेरे को मेरे राइट्स दे रहा हूँ कि तू ये प्रॉपर्टी बेच सकता है, तू ये प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर सकता है, जो भी तू प्रॉपर्टी के साथ कर सकता है
उसको अगर ट्रांसफर राइट कोई करना चाहता तो या रिटर्न कंसेंट लगता है 2/3 ऑफ अलॉटीज का, जितने भी लोगों को वो दे रहा है उनके 2/3 का यहाँ ना कहीं रिटर्न कंसेंट लगेगा। रेरा अप्रूवल यहाँ पे जरूरी होगा, ये होगा। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, वहां पे जो भी लोग हैं उनका भी यहाँ पे आपको कंसेंट लगता है, परमिशन लगती है। अगला है कंप्लेंट मैकेनिज्म। इंडिविजुअल जो होते हैं वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं रेरा के, जो भी रेरा है उसमें। तो हम कहेंगे कि जिसकी भी कंप्लेंट है, कोई प्रमोटर हो, बायर हो या एजेंट हो, इन सब की आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये साइलेंट फीचर्स है। साइलेंट फीचर के अलावा इसके ऊपर पेनल्टीज क्या है, क्या पनिशमेंट से इसको फॉलो नहीं किया। तो अगर रेरा को कोई फॉलो नहीं करता है, रेरा के जो ऑर्डर्स आए हैं उसको अगर कोई फॉलो नहीं करता है, तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। 5% तक प्रॉपर्टी का कॉस्ट जो उसके 5% लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की है तो 5 लाख रुपए उस पर पेनल्टी लगेगी। नॉन कंप्लायंस जो है, अब ये केस ऊपर जाएगी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और ऊपर के अगर ऑर्डर आपने नहीं सुने तो आपको जेल भी हो सकती है या फिर फाइन भी लगाई जा सकती है। जुरिस्डिक्शन की बात करें तो इसकी पावर, जुरिस्डिक्शन यानी पावर, तो क्या पावर है इसमें, इसको पावर है सिविल कोर्ट्स वाली। जो सिविल कोर्ट को पावर होती है वही पावर है, बट सिविल कोर्ट्स का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है रेरा के मैटर्स में या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल के मैटर में। ये जो भी चीज़ें वो रेरा खुद देखेगा या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल खुद देखेंगे। इनको भी सिविल कोर्ट की तरह ही पावर होती है, इसमें सिविल कोर्ट का कोई भी रोल नहीं रहेगा। इस तरह की चीजें रेरा को देख के पता चलती है। तो इसका सोर्स था इस करंट अफेयर का, वो था इंडियन एक्सप्रेस। चलिए अब आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। पहला जो एमसीक्यू है वो है वाइकॉम सत्याग्रह को लेके। तो वाइकॉम सत्याग्रह, वाइकॉम अ टेम्पल टाउन इन प्रिंसेस स्टेट ऑफ त्रावणकोर सॉ द स्टार्ट ऑफ अर्ली नॉन वायलेंट एजिटेशन, द फर्स्ट अमंग द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। इन November 1936 महाराजा ऑफ त्रावणकोर साइंड अ हिस्टोरिक temple entry proclamation which removed the age-old ban on entry of marginalized caste into temple of the state. Which of the statement given above is correct? Only one only, two only, both one and two, neither one nor two. जो भी आपको आंसर सही लगता है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अफार ट्रायंगल को लेके। अफार ट्रायंगल रिसेंटली seen in news is located in first Crimean Peninsula, second Golan Heights, third Horn of Africa and fourth Nagorno-Karabakh। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है रेरा को लेके। विथ रेफरेंस टू रेरा एक्ट 2016 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, रेरा एम्स टू प्रोटेक्ट होम बायर्स एंड एनहांस transparency and efficiency in real estate transactions. Second, it establishes a real estate regulatory authority, RERA, in each state. Third, RERA setups an appellate tribunal and dedicated adjudicating officers for settling dispute efficiently. How many of the statement given above are correct? One only, two only, all three या फिर none? आपको ये जो भी आंसर सही लग रहे हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए अब जो कल पूछे गए क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन के आंसर देख लेते। तो 30 मार्च और 1 अप्रैल के जो करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर्स है क्वेश्चन 1 का सी, क्वेश्चन 2 का सी, क्वेश्चन 3 का सी, क्वेश्चन 4 का बी और क्वेश्चन 5 का डी। आई होप आपके आंसर्स करेक्ट निकले हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।